हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मुकेश सर आपको नीट के लिए फ़िज़िक्स पढ़ाऊंगा। सेशन 2025 के लिए हम फिज़िक्स जो है पूरी सिलेबस जो है इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है, सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में हम यहाँ भी फिज़िक्स पढ़ेंगे। लेकिन फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले, जैसे कि मैं 10 सालों से फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, एंड वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड दैट बायो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या होती है कि फ़िज़िक्स में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से एक फ़ियर होता है, एंड दैट फियर कम्स फ्रॉम मैथमेटिकल फाउंडेशन। उनका फाउंडेशन जो होता है, मैथमेटिक्स जो होता है वो हिला हुआ होता है थोड़ा, क्योंकि वो कभी मैथ्स को सीरियस लेते नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें बायो लेना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि पहले जो है फ़िज़िक्स जो है उसमें जो भी मैथ्स अप्लाई होती है थ्रू आउट द फिज़िक्स, उस वाले मैथ्स को हम जो है यहाँ पे पहले फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैथ्स में भी आप देखे होंगे, जब अगर आपने कभी पढ़ाई की होगी नीट के लिए, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक आपका डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हो गई, ठीक है, एंगल्स हो गए। जब भी आप पढ़ते हो पूरे चैप्टर में, लाइक आप इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़ते हो तो वहाँ पे हमें वेक्टर को रिजॉल्व करना होता है, उनका रिजल्टेंट निकालना होता है। सो वी रिक्वायर अ एंगल, ठीक है। एंगल जो है हमें वहाँ चाहिए होता है, और एंगल के लिए जो है ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड थोड़ा होना चाहिए, बहुत डेप्थ में नहीं, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ कि मैथ्स जो है, जो फाउंडेशन है वो जो है प्रॉपर अगर होता है, और अगर किसी भी टॉपिक में आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता है, तो फिर आप आसानी से उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की स्थिति में रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% हो ही जाएगा, विल हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, फिर जाके हम वो डेप्थ और वो जो है कॉन्फिडेंस जो है उस चैप्टर में लेकर आ पाएंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट में ओवरऑल। तो एक कंप्लीट जो है स्टडी करने के लिए मैथमेटिकल फाउंडेशन का बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कंसेप्ट के साथ साथ जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, जो कि टफ भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ पे कमांड होनी चाहिए। तो फिजिक्स एक तो होता है थियरी पे कंट्रोल करना कंसेप्ट के थ्रू, और दूसरी चीज़ कैलकुलेशन पे कंट्रोल करना मैथमेटिकल फाउंडेशन के थ्रू। तो ये दोनों चीज़ों को हम एक साथ लेकर चलेंगे, और इसी सीक्वेंस में हम पहले जो है मैथमेटिक्स में बेसिक मैथ्स जो है उसमें सबसे पहले एंगल और ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट बिल्कुल जो है स्क्रैच से हो, जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, जो मतलब 11th-12th में अच्छी पढ़ाई नहीं भी किए हों, या जिनका 500 आया हो वो भी, मतलब यहाँ पे दोनों सेगमेंट के स्टूडेंट के लिए जो है यहाँ पे चीज़ें जो है बिल्कुल जो है ऑन द पॉइंट होगी। मतलब बिल्कुल कोई भी टॉपिक जो है स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एंड वी विल टेक टू अ लेवल जहाँ पे हमें नीट क्रैक करने के लिए जो है जो कंटेंट और स्टैंडर्ड की ज़रूरत होगी, उस स्टैंडर्ड पर ले जाकर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द प्रोसीडिंग, और सबसे पहले बेसिक चीज़ें मैं स्टार्ट करूँगा, वो है एंगल और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो देखते हैं इधर एंगल वाला पार्ट। तो सबसे पहले तो एंगल को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ कि एंगल क्या होता है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी कि एंगल को डेफिनेशन क्या है, बट स्टिल हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो इसकी होगी। जैसे हमने क्या किया, दो स्ट्रेट लाइन जो है या स्ट्रेट रेज को आपस में मिला दिया, और ये इसकी जो है कॉमन एंड पॉइंट है, ये वाली पॉइंट, ठीक है, इसको कॉमन एंड पॉइंट बोल दिया। के बीच की जो इंक्लिनेशन है उसी को हम एंगल बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, ठीक है। और ये जो आपका पार्ट है इसको हम आर्क बोलते हैं, और जो ये स्ट्रेट रेज हैं इसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब एंगल, आर्क और रेडियस में एक रिलेशन होती है, और वो रिलेशन ये होती है, आई थिंक सभी लोग जानते भी होंगे, कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। जो छोटे छोटे फाइन लाइन्स हैं उनको भी ध्यान रखेंगे, हमें आता तो है बट पूरी तरह से नहीं आता है, एंड इट कुड बी ट्रबलसम, ठीक है। तो क्योंकि अब देखो ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में सबसे पहली बात तो कि एंगल जो होनी चाहिए वो रेडियन में होनी चाहिए। इन केस अगर डिग्री में गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस रिलेशन के हेल्प से 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। इस रिलेशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं,
अगर एंगल डिग्री में गिवन है सो वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, ठीक है। और अब यहाँ पे डिग्री और रेडियन आ रही है, तो जो रेडियन होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एंगल की एसआई यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट है आपकी वो रेडियन ही होती है, ठीक है, एंगल की। और जो डिग्री है दैट इज़ प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। जनरली हम यूज़ डिग्री में करते हैं, बट जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज़ रेडियन, तो ये आपका प्रैक्टिकल जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा डिग्री, ठीक है। अब इनमें क्या रिलेशन होता है, इट इज़ रिटन हेयर कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मतलब डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल की यूनिट की बात कर ली है कि ऐसा यूनिट क्या होती है और प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है। अब डायमेंशन की बात करते हैं। वैसे डायमेंशन हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे, बट डायमेंशन एक्चुअली क्या है कि एंगल जो है आर्क को रेडियस से डिवाइड किया, मतलब आर्क इज बेसिकली अ लेंथ एंड रेडियस इज ऑल्सो अ लेंथ। सो लेंथ को अगर लेंथ से डिवाइड करेंगे तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं आनी चाहिए, तो एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड बट इट सर्टेनली हैज़ यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन असर्शन रीजन के पार्ट हो सकते हैं कि एंगल इज डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, इट इज़ हैविंग यूनिट बट डायमेंशनलेस। इस तरह के असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी जो कि ट्रेंड में है आजकल, तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि बन सकती है, ठीक है। तो इट इज़ हैविंग यूनिट बट इट इज़ डायमेंशनलेस, ठीक है। दूसरी चीज़, अब सेंस ऑफ रोटेशन की बात करते हैं कि कब एंगल को हम पॉजिटिव लेने वाले हैं, कब नेगेटिव लेने वाले हैं। तो उस केस में जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये है कि जो भी आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा, मतलब घड़ी के जो डायरेक्शन में घड़ी जो चलती है उस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये आपका एंगल हो गया। ये देखो एंगल का जो सेंस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द थीटा एंड दिस इज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। तो इस थीटा को हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए, ठीक है। तो जो भी एंगल देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो एक एक्स एक्सिस बना दिया, ये रेफरेंस लाइन बना दिया, और उस रेफरेंस लाइन से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मैनर में जाते हैं तो जितने भी एंगल्स होंगे उनको हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, पॉजिटिव कंसिडर करने वाले हैं। लेकिन इन केस मान लो हमें एंगल गिवन है, नेगेटिव वैल्यू गिवन है, सपोज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -30। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फिगर आउट कि साइन -30 जो है किस क्वाड्रेंट की पार्ट है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट की पार्ट है, क्योंकि -30 सजेस्ट कि ये क्लॉकवाइज में एंगल ली गई है। और क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ, ये अगर आपका रेफरेंस लाइन है तो ये क्लॉकवाइज का मतलब ये हो जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये लाइन अगर ऐसे रिवॉल्व होकर आ गई तो ये एंगल जो आपका है ये क्लॉकवाइज है, और इस एंगल को हम क्या बोलने वाले हैं, नेगेटिव बोलने वाले हैं। तो सर्टेनली अगर एंगल जो है नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डिस्क्राइब द एंगल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो आगे चल के हमेशा ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेने वाले हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं बार बार, सभी को पता होगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ट्रायंगल में पूरे एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो इसको यूज़ भी करना होता है, काफ़ी यूज़ होता है। जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं, प्रिज्म के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, तो मान लो एक लाइन ऐसे है और ये मुझे एंगल पता है कि 30 डिग्री है सपोज, तो ये एंगल अपने आप कितनी हो जाएगी, 150 डिग्री हो जाएगी। बहुत छोटी बात है, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत बार बार पड़ती है कि एक स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल जो फॉर्म्ड होती है दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का आगे चल के हम यूज़ करके बाकी जो बची एंगल है उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करती है कोई भी बॉडी तो टोटल एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर इज इक्वल टू 360 डिग्री, और वो 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन के साथ इक्वल कर सकते हैं और साथ में फिर इसके रिलेशंस निकाल सकते हैं, मतलब डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं बोल रहा था। फिर बात होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, सप्लीमेंट्री एंगल की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, फिर दो एंगल जिनके सम जो है 90 के इक्वल होते हैं, जिसकी ज़रूरत हमें प्रोजेक्टाइल में पड़ती है। हम पढ़ते हैं वहाँ पे, याद करो कि दो एंगल के प्रोजेक्शन अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सपोज वन एंगल इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री एंड अनदर वन इज 60 डिग्री, तो उन दोनों की रेंज सेम आती है, नहीं
तो उस चीज़ की बात हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, बट वहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से पता होनी चाहिए कि दो ऐसे एंगल जिनका समेशन 90 डिग्री है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका समेशन कितना है 180 डिग्री के इक्वल है, तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलने वाले हैं। ठीक है, तो एंगल के लिए बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये है। बाकी हमें बार बार जब स्लोप निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, या तो जहाँ भी स्लोप की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम बात करते हैं एंगल को एक्यूट और ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो एक्यूट का मतलब क्या हुआ, इफ़ एंगल इज लेस देन 90, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक्यूट हो जाएगा। और अगर एंगल मोर देन 90 है तो उसको हम ऑब्ट्यूज के कैटेगरी में रखने वाले, मतलब थीटा अगर 90 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा, और थीटा अगर 90 से लेस है तो एक्यूट के कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई है एंगल के बारे में। ठीक है, बाकी एंगल पता होगा कि एंगल दो तरह के, मतलब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अगर हम यूनिट्स पढ़ेंगे अभी आगे चल के यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, तो वहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, और क्या होते हैं, और डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। तो अदर देन फंडामेंटल यूनिट्स जो दो और यूनिट्स होते हैं जो साथ में एडेड होते हैं, जिसको एडेड यूनिट्स भी बोलते हैं, दे आर द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो अब जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई एंगल के बारे में, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस बार भी जो नीट का क्वेश्चन था उसमें सॉलिड एंगल की डायमेंशन फार्मूला का जिक्र किया गया था, उसमें पूछा गया था, वन ऑफ द ऑप्शन में गिवन था। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है सॉलिड एंगल के लिए भी हमारे पास होनी चाहिए। उसको देखते हैं, ये देखें इधर, ये आपका हो गया प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में जो हम एंगल अभी तक जानते आए हैं, जो हम जनरली एंगल बोल देते हैं, वो बेसिकली कुछ और नहीं, प्लेन एंगल ही है। ठीक है, बोलते हैं ना कि एंगल 60 डिग्री, तो बेसिकली वी रेफर टू प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल जो है अभी बताया था कि दो अगर लाइन इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, सपोज दिस इज थीटा, और इसको हमने बोल दिया कि ये आर्क है, तो आर्क की लेंथ को L से लिखते हैं और ये रेडियस को स्मॉल r से, और ये थीटा हो गया। तो ये बोला भी हमने कि थीटा इज़ बेसिकली आर्क अपॉन रेडियस, और ये डायमेंशनलेस होती है, क्लियरली देख सकते हैं। तो ये आपका डायमेंशनलेस हो गया एंड इट हैज़ यूनिट, जिसकी बात हो गई अभी। ठीक है, अगर ये लाइन, दिस इज द रेफरेंस लाइन, इफ दिस लाइन इज रोटेटेड वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड होने वाली है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को हम बोल भी सकते हैं, और इस चीज़ का हम जो है यूज़ करते हैं रोटेशनल मोशन में, जहाँ पे हम बोलते हैं कि कोई पार्टिकल है या एक कोई बॉडी है जो रोटेशनल मोशन कर रही है, सपोज उसकी आरपीएस गिवन होती है या आरपीएम गिवन होती है, तो वहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पहले नंबर ऑफ रोटेशन अगर पता है तो मुझे पता है कि एक रोटेशन में एंगल कवर्ड एट द सेंटर इज 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री, तो उसके हिसाब से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और फिर एक बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और फिर सारी चीज़ें भी हम आपस में, मतलब लीनियर पैरामीटर को रोटेशनल पैरामीटर से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने वाले हैं रोटेशनल मोशन में। तो ये आपका हो गया कि डायमेंशनलेस है, यूनिट की बात हो गई है। और प्लेन एंगल जो है टोटल एंगल जो सब्सटेंड करती है, लाइक अगर इस चीज़ को यहाँ से लिखना चाहते हो तो अगर कंप्लीट रोटेशन करेगी तो कहीं ना कहीं सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी दैट विल बी द आर्क। तो उस केस में सरकमफ्रेंस होती कितनी है, तो वो होती है 2 पाई r, और इसको अगर r से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं थीटा जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। ठीक है, तो सॉलिड एंगल में हम एक चीज़ ऐसे कर सकते हैं कि मान लो एक स्फीयर का मैं एक पार्ट ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये स्फीयर का एक पार्ट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये है प्लेन, ये दो लाइन है, उनके बीच का एंगल है, और यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल स्फीयर पूरा है। जैसे मान लो आप समझ लो एक स्फेरिकल बॉल ले लो, स्फेरिकल बॉल के सरफेस पे 2 पॉइंट ले लें और उन दोनों पॉइंट को ना स्फीयर के सेंटर से मिला दें, तो सर्टेनली उनके बीच में क्या बन रही होगी, एक एंगल बन रही होगी जिसकी 3D एंगल होगी। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, इसको ऐसे मिला दिया, और इस एंगल को मैं बोल दे रहा हूँ d पाई, या
डी ओमेगा, तो बेसिकली सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये आपका जो है कहीं ना कहीं ये है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब हमें पता है कि अगर ये कंप्लीट रोटेशन की बात करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगी और हो जाएगी 4πr²। ठीक है, लेकिन अभी मैं जो है फॉर्मूला, जैसे इनका फॉर्मूला था तो यहाँ पे क्या बोला, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू, इनका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस, रेडियस का हमें स्क्वायर कर देना चाहिए, ये फॉर्मूला है। अब क्लियरली देखो यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को रखूँ, फिर से मैं इसकी बात करूँ कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी तो टोटल सरफेस एरिया विल बी, स्फीयर की टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, 4πr² होती है, एलिमेंट्री चीज़ है। तो यहाँ से हमने क्या किया, डी मेगा इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया इज 4πr² और अपॉन r², तो ये r² से r² कैंसिल हो जाएगी एंड टोटल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 4π, और इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, स्टे रेडियन होती है, स्टे रेडियन होती है, या इसी को SR से बोलते हैं। ये आपका ये रेडियन, स्टे रेडियन, बोथ आर एडेड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जब हम यूनिट्स की बात करेंगे तो इस पर फोकस करेंगे तो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे लाई करते हैं, कौन से क्लासिफिकेशन में है ये। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट। अब यहाँ भी देख सकते हो कि सॉलिड एंगल में जो है अगर 4π तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, r² को r² से डिवाइड करेंगे तो सर्टेनली ये भी क्या होने वाली है, डायमेंशनलेस होगी। और यही क्वेश्चन जो है पूछी भी गई थी कि सॉलिड एंगल को डायमेंशन वाले पार्ट में पूछा गया था, तो सर्टेनली देख सकते हैं कि प्लेन एंगल डायमेंशनलेस है और उसी लाइन पे सॉलिड एंगल भी क्या है, डायमेंशनलेस है। तो इसको भी मैं लिख रहा हूँ कि यूनिट तो इसकी है स्टे रेडियन और ये भी क्या है, डायमेंशनलेस है। बाकी जो है डेप्थ इसमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि पूरे NCERT में कहीं कोई खास जिक्र नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में क्लियर। फिर जो है आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, ये 1 मिनट लिखा हुआ है और ये है 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्टली ये NCERT से क्वेश्चन लिया हुआ है, तो इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले जो हमने कन्वर्जन करने का तरीका बताया था, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को, कि हमने बोला था कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2π रेडियन, ये आपका रिलेशन था। हमें चाहिए 1 डिग्री में कितने रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सडनली 1 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगी 2π अपॉन 360 रेडियन। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 180 और पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 अपॉन 180। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। जरूरी नहीं कि कैलकुलेशन जो है, जो वैल्यू आई है उसको याद रखा जाए, ठीक है, बट नीट बीइंग वेरी सेंसिटिव एग्ज़ाम, जहाँ पे अगर आपको फैक्ट्स कुछ याद रहते हैं तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है टाइम की बाउंडेशन होती है। मतलब जेई से ज़्यादा जो है ये एग्ज़ाम जो है टाइम सेंसिटिव एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे अगर फैक्ट्स, कुछ स्टैंडर्ड फैक्ट्स अगर याद हो सकें तो उसको याद भी कर लेना चाहिए। और नहीं तो अगर इफ़ यू हैव गुड कैलकुलेशन तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि इस यहाँ से स्टार्ट करके बिल्कुल इसको प्रोपेगेट करके आगे तक इस रिजल्ट तक जल्दी पहुँच भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है कि हमें जो है इसको 1 मिनट को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल है, ये मिनट के लिए है। 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है। मतलब अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो जैसे मान लो ये 2 लाइन है, सपोज इनके बीच का एंगल 1 डिग्री है, तो इसमें 60 इक्वल पार्ट्स अगर मैं कर दूं, ठीक है, समझने के लिए ऐसे 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं, तो ईच पार्ट
जो ईच इक्वल पार्ट जो है ना, एक पार्ट जो है वो 1 मिनट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे चाहिए कि 1 मिनट में कितनी, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 मिनट इज बेसिकली 1 डिग्री अपॉन 60, और 1 डिग्री को अभी रेडियन में कन्वर्ट किया, दिस इज द रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को मैं डायरेक्टली अगर यहाँ यूज़ कर लूँ तो आपका हो जाएगा ये 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन अपॉन 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट जो है कितने रेडियन की इक्वल हो जाएगी वो आ जाएगी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। इस तरह से हमने मिनट को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब तीसरी चीज़, हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसी फैक्ट का इस्तेमाल करके, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, यहाँ देखना इधर, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये डबल, तो हमें 1 सेकेंड में चाहिए। तो पहले तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगी, 1 मिनट अपॉन 60। अब 1 मिनट इक्वल्स टू इतनी रेडियन, 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। तो यहाँ से एग्जैक्टली अगर इसकी वैल्यू यहाँ रखें तो 1 सेकेंड विल गिव अस 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन अपॉन 60। और इसको आगे चल के जो है वैल्यू जो है इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया है, देख भी सकते हैं, मेमोराइज नहीं करना है, बट स्टिल यू शुड नो, एक बार प्रैक्टिस करके जब जाएंगे तो ही जो है एग्ज़ाम में इसको बहुत आसानी से और बहुत जो है टाइम बाउंड जो है इसको सही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन चाहिए और देखना होगा थोड़ा सा। यहाँ इसी चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि 1 डिग्री में 10⁻² रेडियन है, 1 मिनट में 10⁻⁴ रेडियन है, और 1 सेकेंड में 10⁻�6 रेडियन है। तो ऐसे जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ से कर सकते हैं और स्पीडली कर सकते हैं तो यू कैन लीव ऑल्सो, ठीक है। बट दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट मिनट इनटू। अब देखो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, हाउ वी कैन यूज़ दैट। लाइक सपोज हमें गिवन है, एक वैल्यू गिवन है 3 डिग्री 4 मिनट 8 सेकेंड, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी में प्रॉपरली गिवन है। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इस पूरे एंगल को हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता है कि 1 सेकेंड जो है 4.85 इंटू 10⁻�6 रेडियन के इक्वल होती है। तो अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, तो 1 सेकेंड का पता है कितनी रेडियन, तो अगर नंबर ऑफ सेकेंड्स अगर हमें पहले से पता हो तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटली जो है ये एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन स्पीड अप, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के एंगल को भी हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं तो एंगल वाले पार्ट में एक और क्वेश्चन है, व्हेन अ क्लॉक शोज 5 o'clock हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आवर नीडल मेक्स। तो यहाँ पे बहुत सिंपली अभी हमने बता दिया कि अगर टोटल रिवॉल्यूशन, अगर कोई पर्सन जो है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो एंगल सबटेंडेड सेंटर पे जो होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। तो अगर क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में क्या होते हैं, 12 डिवीज़न होते हैं। तो एक डिवीज़न के बीच का जो एंगल हो जाएगा, जो एंगल कवर्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो अगर हमें भाई 5 बज रही है तो 5 का मतलब क्या हुआ कि आवर वाली जो निडल होगी वो 5 पे होगी, और जो मिनट वाली निडल होगी वो कहाँ पे होगी, बिल्कुल 12 पे होगी। अब उनके बीच में एंगल कितने डिवीज़न आ रहे हैं, देखो 12 से 1 2 3 4 5, मतलब कहीं ना कहीं 1 डिवीज़न काउंट्स टू 30 डिग्री,
तो इस तरह से 5 डिवीज़न है तो 30 × 5, मतलब बहुत सिंपली हम ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। जितना फिजिक्स को, जितना साइंस को सिंपल रखेंगे उतना जो है रिलेटेबल होगा और बहुत लंबे टाइम तक इसको हम ध्यान भी रख सकते हैं और साथ में रहेगा भी। ठीक है, तो कम से कम चीज़ों पे जो है रिवाइज़ करने का स्ट्रेस लेना चाहिए, कम बेसिक चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि वहाँ से हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो आसानी से जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हमने कितना बोल दिया, 150 डिग्री, और 150 डिग्री, और ये ऑप्शंस जो है डिग्री में भी गिवन है, तो ये 120 डिग्री तो नहीं होगी। अब 150 डिग्री तो हमें क्या करना है, रेडियन में गिवन है, तो डायरेक्टली वी कैन यूज़ दैट रिलेशन और आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी तो ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की कि भाई 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है। जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से हम थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हम एंगल ही लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ये वाली वैल्यू होगी, क्योंकि हमें पता है कि पाई जो होती है वो कितनी होती है, 180। अब 180/6 है तो वो 30 हो जाएगी, और 30 × 5 कितनी होगी, 150। बट स्टिल इफ़ यू आर अ बिगिनर तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, क्योंकि तरीका ऐसा फॉलो होना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री को पहले क्या करेंगे, इस तरह से यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 2 पाई/360, और आसानी से जो है हमें चाहिए था 150 डिग्री में कितने रेडियन, तो यू कैन गो अहेड इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं, यूनिटरी मेथड हर जगह यूज होती है, तो इसको सॉल्व कर लें। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180, 30 से ये 5 टाइम में, 30 से ये 6 टाइम में, 5 पाई/6 हो गया आपका, 5 पाई/6 रेडियन आ गया। तो ये हो जाएगा उनके बीच का एंगल, तो ये वाली ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द नॉलेज ऑफ एंगल इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, अब एंगल से रिलेटेड जो चीज़ है वो क्या है कि साइन थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है। मान लो हमें ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमें बेस पता है और हाइपोटेनस की ज़रूरत है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो उस केस में हमें वैल्यूज़ निकालने आना चाहिए। अगर मुझे साइड्स पता है तो एंगल कितनी होगी वो निकालने आनी चाहिए, और डिफरेंट स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए एंगल पता भी होनी चाहिए कि मान लो cos 120 की वैल्यू है, एग्जाम में रिक्वायर्ड है, फिजिक्स के क्वेश्चन में बार बार ज़रूरत पड़ती है cos 180 की, cos 120 की, 360 की। जब हम एसी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम साइन का कर्व पढ़ते हैं, तो साइन का कर्व पढ़ते हैं तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 की वैल्यू क्या होती है, 360 की वैल्यू क्या होती है। तो इस तरह से बहुत सारे एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट सेगमेंट में ये देखने वाले हैं कि कैसे जो है हम किसी भी डिफरेंट एंगल के लिए जो है कैसे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कुछ तो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जिसकी वैल्यू याद करनी होती है, बाकी सारे एंगल्स के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ जो है खुद निकालना यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, देखें इधर, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो पहली चीज़ देखें, जैसे मान लो मैं एक ट्रायंगल बना दूं, बिल्कुल बेसिक चीज़ से स्टार्ट कर रहा हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है कि दे डोंट रियलाइज़ कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, जिनको पता है उनके लिए बहुत ही ईजी चीज़ हो सकता है, लेकिन जिनको नहीं पता उस पर फोकस ज़रूर करें कि सपोज़ ये आपका एंगल हो गया थीटा, तो एंगल के साथ वाली साइड को मैं बेस बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया, और जो लार्जेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, नाउ इनके बीच में रिलेशन बताइए। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। एक तो ये रिलेशन बार बार यूज होती है, अगर हमें दो साइड्स पता है तीसरी साइड निकालनी है तो ये रिलेशन, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बहुत ही यूज होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब अगर हमें एंगल पता हो तो एंगल पता हो और कौन सी वैल्यू निकालनी है उस पर डिपेंड करेगी कि हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं।